हेलो, वेलकम टू ऑलराउंडर स्टडी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संज्ञा। ये टॉपिक जो है संज्ञा देखने में जितना आसान है, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्ज़ाम KVS हो गया, NVS हो गया, DSSS हो गया, या फिर जितने भी एग्ज़ाम कहिए उन सब सारे में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आज आपको संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद, प्रकार, ये सब तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट, NVS, KVS, DSSS, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि संज्ञा कहते किसको हैं। तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ पे उठा लेते हैं क्या, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम कोई वस्तु उठाते हैं, कोई वस्तु कलम हो गया, यहाँ पर हम पेन एक उठा लेते हैं, चेयर उठा लेते हैं, टेबल उठा लेते हैं, एक बुक उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ एक संज्ञा कहेंगे। अगर हम स्थान में लेते हैं, दिल्ली, पटना, मुंबई, ये सब जितने स्थान आ रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी संज्ञा हो जाएंगे। गुण, किसी के जो गुण है, अच्छा बुरा या जो भी चीज़ें हैं गुण या भाव, इनको हम संज्ञा कहेंगे। अगर हम सिंपल वे में बोले कि संज्ञा किसे कहेंगे, तो संज्ञा हमारे जितने भी इस पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे संसार की बात करें हम, तो जो भी चीज़ें दिखाई देती है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब संज्ञा है, ठीक है। तो सिंपल वे में क्या कहेंगे, हमें जितनी भी चीज़ें आसपास या जितने भी पूरे वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो सब संज्ञा है। अब इनको अलग अलग भागों में इनको बांट दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि संज्ञा के भेद देख लेते हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो जब हम बच्चे क्लास में पढ़ते थे तो 5 प्रकार के होते थे, लेकिन जब हम हायर क्लास में जाते हैं, इसमें जब हम कंपटीशन के व्यू से जब पढ़ते हैं, तो वहाँ इन संज्ञा को 5 नहीं करके 3 कर दिया गया है। इसमें 3 में 5 आएंगे, टोटल 5 आएंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जैसे अलग अलग कर दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे 3 पहले हम अगर हमसे कोई पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब कहेंगे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ भी हम पांचों पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ संज्ञा के जो भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा इसको देखेंगे, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको भी देखेंगे, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जातिवाचक संज्ञा में ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, और उसके बाद भाववाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति की, ठीक है, किसी विशेष वस्तु की या फिर विशेष स्थान का जब बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण नदी, पर्वत, लकड़ी इत्यादि, ठीक है। अब इनके जो भेद हैं जातिवाचक संज्ञा के, इनके कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन, समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम समूहवाचक संज्ञा भी पढ़ेंगे और द्रव्यवाचक संज्ञा भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको भाववाचक करने के बाद। भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम, जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या है कि हम वस्तु को देख नहीं सकते हैं, वस्तु जो होगा वो अदृश्य होगा, उसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका भाव होगा और उस भाव को हम देख नहीं सकते हैं। भाव को हम क्या कर सकते हैं, भाव को सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी। अब देखिए थकान जो दिया हुआ है, थकान को क्या हम देख सकते हैं, थकान देख नहीं सकते हैं। बहुत दूर से चल के आ रहे हैं तो क्या हमें थकान दिखाई देगी, थकान दिखाई नहीं देगी। थकान क्या होगी, महसूस होगी। हम सिर्फ उसे महसूस कर पाएंगे कि हम कितना थके हुए हैं। अब हम कोई स्वीट्स खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, तो मिठाई खाने के बाद वो कितना मीठा है, क्या हम उसको देख सकते हैं कितना मीठा है, उस मीठा को हम नहीं देख सकते हैं कितना मीठा है, हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई चीज़ें जब हम खाएं हमें बहुत ज़्यादा तीखा लगे तो वो तीखा क्या दिखाई दे रहा है, तीखा दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसे महसूस कर रहे हैं कि वो तीखा है। बुढ़ापा, अब बुढ़ापा भी दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ महसूस होता है। गरीबी,
गरीबी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए इनको हम जैसे अगर हमको याद करना पड़े तो हम इसको कैसे याद करेंगे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये जो भाववाचक संज्ञा है इनको हम कैसे करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा को हमेशा ध्यान रखना है, इसमें व्यक्ति विशेष और वस्तु स्थान का बोध तो होगा ही होगा, लेकिन सिंपल वे में हम अगर साधारण तरीके से कहें तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि जो वस्तु होगा वो दृश्य होगा, वो दिखाई देगा। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा भी जो है उसमें भी वस्तु दिखाई देना चाहिए, दृश्य होना चाहिए, और व्यक्तिवाचक में भी वस्तु क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम व्यक्तिवाचक को ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक में जो वस्तु होगा वो कैसा होगा, दृश्य होगा। ठीक है। अब हम जातिवाचक संज्ञा लेते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में भी क्या होगा, वस्तु दृश्य होगा। दोनों में वस्तु कैसा होगा, दृश्य होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के प्रश्न में हम ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है। तो हम इनको अच्छे से आपको थोड़ा बता देते हैं कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि वस्तु तो दृश्य होगा और जातिवाचक में भी वस्तु दृश्य होगा, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंट हो जाएगा, इन दोनों में जो सबसे अलग बात होगी कि इनका जो दृश्य वस्तु होगा, लेकिन दृश्य वस्तु के साथ वस्तु जो होगा कैसा होगा, एक वचन होगा। कैसा होगा, वो एक वचन होगा, हमेशा वो क्या होगा, एक वचन में होगा। जबकि हम जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में वस्तु क्या होगा, बहुवचन में होगा। ठीक है। यानी कि दृश्य प्लस बहुवचन, लास्ट में हम इसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि भाववाचक में क्या हो जाएगा, वस्तु जो है एक वचन दो वचन नहीं, बल्कि वस्तु जो होगा क्या होगा, डायरेक्ट अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम भाववाचक की बात कर रहे हैं, भाववाचक में वस्तु जो है वो क्या हो जाएगा, अदृश्य रहेगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, बल्कि हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी हम देखें कि संज्ञा के तीन भेद थे, कौन कौन अभी हम लोग पढ़े, संज्ञा के तीन भेद हम लोग पढ़े, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़े, जातिवाचक संज्ञा पढ़े और भाववाचक संज्ञा पढ़े। अभी हम आपको बताए हैं कि जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन कौन है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि हम जातिवाचक तो समझ गए, व्यक्तिवाचक भी समझ गए और भाववाचक भी समझ गए। अब देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में देखिए यहाँ क्या बोलता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि जिस शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, उसमें उस संज्ञा में क्या बोध होगा, एक समूह का बोध होगा। ठीक है। उसमें भीड़ हमें नजर आएगा, बहुत सारे व्यक्ति नजर आएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, व्यक्तियों का समूह, सभा, भीड़, मंडल, गुच्छा, जनता इत्यादि। अगर हम बात करते हैं व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्तियों का, क्योंकि इसके नाम से ही जैसा दिख रहा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, वस्तुओं का समूह होगा, संग्रह होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बोलता है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल वे में हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा में धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा, हम वस्तु को तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं। अब हम एक मान लीजिए किसी जगह पटना को ले लिए, क्या पटना को हम नाप तौल सकते हैं, क्या नहीं नाप तौल सकते हैं। लेकिन हम वही तेल, घी, चावल ये सब चीज़ें ले लेते हैं, तो इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। धातु हो गया, द्रव हो गया, कोई पदार्थ हो गया, ये सब सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए, तांबा, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा इत्यादि, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं और तौल सकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे हम कुछ टॉपिक को क्लियर किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर KVS, NBS, DSSB या CTET, इन सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है भाववाचक के गुण और दोष,
ठीक है। अभी हम पढ़े थे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें वस्तु अदृश्य होगा और उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, दृश्य जिसको हम देख सकते हैं और अदृश्य जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हम क्या कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं वस्तु को, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है। अब देखिए गुण और दोष। गुण और दोष यानी कि किसी का अच्छाई और किसी की बुराई, इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ये जो है कौन से संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये कौन से संज्ञा के उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का गुण दोष, जैसे कुरूपता हो गया, जैसे अंत में क्या लगा हुआ है, ता, कुरूपता, सुंदरता, चतुरता, ये सब जो वर्ड आ रहा है ये अक्सर भाववाचक में लगाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, दशा। दशा मतलब क्या, बुढ़ापा, यौवन, प्यास, ये भी क्या है, भाववाचक के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, दशा दिखा रहा है, इनकी स्थिति को दिखा रहा है कि बुढ़ापा, यौवन, प्यास, ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देगी, बल्कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं भाववाचक। इसमें भाववाचक में एक भाव होता है, जैसे आशा। क्या आशा, हम किसी के आने की एक आशा कर रहे हैं, किसी की हम सोच रहे हैं कि इतना पैसे मेरे पास आ जाएंगे, हमें आशा है, हम एग्जाम में अच्छा करेंगे, हमें आशा है, हमारे एग्जाम में इतने प्लस आ जाएंगे, आशा है। तो क्या ये हम इस आशा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं। स्वार्थ, क्रोध, शांति, ये सब चीज़ें भी क्या है, इसे सिर्फ एक भाव है और इस भाव को महसूस कर सकते हैं, इसलिए कैसा है, ये भाववाचक संज्ञा है। कार्य। अब कार्य करने के लिए किसी से सहायता ले रहे हैं, किसी पर हम ट्रस्ट विश्वास कर रहे हैं, किसी की सलाह ले रहे हैं, किसी काम को हम प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या ये हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना। तो नहीं दिखाई देता है मतलब ये अदृश्य है, और इस चीज़ को अदृश्य तो है ही, और लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। किसी की सहायता किए, हमें अच्छा फील हुआ सहायता करके, तो हम क्या किए, इसको महसूस किए। किसी के ऊपर विश्वास किए तो हम क्या किए, सिर्फ उसे महसूस किए। किसी को सलाह दिए तो क्या वो सलाह दिखाई दिया, हमें सलाह दिखाई नहीं दिया, हम अच्छा सलाह दिए उसे, या जो भी दिए उसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ उसे महसूस किए। प्रशंसा, किसी की प्रशंसा की कि वाह तुम बहुत अच्छा किए, तुम एग्जाम में इतना मार्क्स ले आए, बहुत अच्छा, तुम बहुत आगे जाओगे। तो ऐसा जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है। और हम प्रशंसा कर रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं। और इन चीज़ों को गुण, दोष, भाव, कार्य, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको, इन चीज़ों को, ये जो हम आपको बताएं, इसको थोड़ा एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को, क्योंकि भाववाचक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जस्ट जब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक बता रहे थे तो आपको हम ये बताए थे, लेकिन आपको नोट्स के रूप में हम आपको ये दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जातिवाचक का पहचान कैसे करेंगे। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों में देखिए हम यहाँ क्या लिए हैं, दृश्य दिए हैं। वस्तु जो होगा वो दृश्य होगा, मतलब दिखाई देगा। जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं पटना, राम, श्याम, नदी, लड़की, पहाड़, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन क्या, जैसे हम एक ले लेते हैं लड़की, एक ले लेते हैं राम, ठीक है, या फिर लड़की लिए तो लड़की लेने के अलावा रानी ले लेते हैं। ठीक है। तो रानी और लड़की, इन दोनों तो दृश्य हैं। अब हम किसे जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे और किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेंगे। तो इन दोनों की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में दृश्य तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उनके साथ वचन जो है वो बदल जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दृश्य के साथ, यहाँ देखिए दृश्य के साथ एक वचन होगा, हमेशा एक वचन होगा। ध्यान रखिएगा, हम व्यक्तिवाचक की जब पहचान करेंगे तो दृश्य वस्तुओं के साथ हमेशा एक वचन होना चाहिए, जबकि जातिवाचक संज्ञा में दृश्य वस्तुओं के साथ बहुवचन होना चाहिए। अगर बहुवचन नहीं है तो उसे हम बहुवचन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा में वस्तु दृश्य के साथ होने के साथ साथ बहुवचन होना चाहिए, या बहुवचन नहीं है तो उस शब्द का हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे देखिए हम अभी एग्जाम्पल लिए रानी और लड़की। अब रानी, क्या रानी एक लड़की का नाम है? तो एक लड़की का नाम रानी सीता, तो क्या उसको हम सीते कर सकते हैं? क्या उसे हम रानियाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो हमेशा एक वचन ही होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। रानी यहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। रानी एक दृश्य है और एक वचन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन जब यहाँ पर लड़की लेते हैं तो लड़की, लड़कियाँ,
बन सकती है ना, लड़की से क्या बनी, लड़कियाँ। तो लड़कियाँ यानी कि लड़कियाँ जो दिखाई भी दे रही है, दृश्य भी है, और लड़कियाँ बन भी रही है। हम क्या लिए हैं यहाँ पर, रानी, ठीक है, क्या लिए हैं, रानी, और दूसरा क्या लिए हैं, लड़की। अब देखिए रानी से रानियाँ नहीं बन सकती क्योंकि ये एक नाम है, क्या है ये, एक नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये एक नाम है। जबकि लड़की से हम लड़कियां बना सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये बहुवचन हो जाएगा। और लड़की जो है वो किस में चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसके अलावा भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा अभी हम जस्ट बताए हैं कि इसमें वस्तु जो है वो अदृश्य होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। हम क्या कर सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ संज्ञा आधारित कुछ प्रश्न ले लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, KBS, CTET, NVS, इन सब या उपयोगी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब सारे में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे संज्ञा पूछा है, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित और क्रोध। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित और क्रोध। अब हमें संज्ञा पहचानने के लिए भी हम बताए थे कि संज्ञा जब हम देखेंगे तो देखिए संज्ञा में क्रोधी, अगर हम कहते हैं कि राम क्रोधी है, तो राम क्रोधी है, तो क्रोधी है मतलब राम जो है वो क्रोधी है, क्रोधी लड़का है हो जा रहा है, यानी राम कैसा लड़का है, क्रोधी। तो क्रोधी उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यहाँ संज्ञा नहीं बल्कि इसकी विशेषता बता रहा है। राम क्रोध है, राम क्रोध है, राम क्रोध है अच्छा भी नहीं लग रहा, बट राम क्रोधित है, ठीक है। सेकंड को यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, राम क्रोधित है, तो राम क्रोधित है मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि राम क्रोधित है, ठीक है। राम क्रोध है, राम क्रोध में है, ठीक है, राम क्रोध में है, उसकी कैसी विशेषता बता रहा है कि राम अभी जो है क्रोध में है, लेकिन राम क्रोध है ये नहीं विशेषता बता रहा है, ये एक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्रोध जो है वो संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। क्या बोल रहा है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। हमें बताना है भाववाचक, अभी हम बताए थे भाववाचक पढ़ रहे थे तो कि भाववाचक में वस्तु अदृश्य होगा और क्या होगा, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब देखिए मित्रता, पंडित, चलना, मनुष्य। पंडित हम देख सकते हैं, कोई चल रहा है उसको भी देख रहे हैं, मनुष्य उसको भी देख रहे हैं, लेकिन मित्रता, मित्र को देख रहे हैं लेकिन उसकी मित्रता कितनी गहरी है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ उसे मित्रता को हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मित्रता यहाँ हमारा भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, तुम उसे धोखा दिए जो गलत है। इस वाक्य में धोखा संज्ञा है। अब तुम उसे धोखा दिए, क्या दिए, धोखा दिए। इस वाक्य में जो धोखा है वो हमें बताना है, क्या बताना है, धोखा बताना है कि कौन सा संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, कौन सा है, ठीक है। अभी हम पढ़े थे कि भाववाचक में सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वस्तु अदृश्य होगी। जातिवाचक संज्ञा में वस्तु क्या होगी, दृश्य होगी लेकिन बहुवचन होगा। और व्यक्तिवाचक में दृश्य प्लस क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो धोखा, धोखा कोई धोखा दिया, क्या धोखा वो दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, मतलब वो क्या है, वो अदृश्य है, तो ये जातिवाचक तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, क्वेश्चन सुनिएगा, नहीं है पूछा है, निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, लोहा, घड़ी, तेल, दूध। द्रव्यवाचक में हम देखे थे कि द्रव्यवाचक जिसे नाप तौल सके, ठीक है, जिसे हम क्या कर सके, नाप सके, तौल सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लोहा तो द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तेल नाप सकते हैं, इसको भी, दूध को भी नाप सकते हैं। घड़ी एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे घड़ी हम नहीं नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। अब इसमें हमें क्या बताना है, जातिवाचक संज्ञा बताना है। अभी हम जातिवाचक संज्ञा को क्या देखे थे कि वस्तु जो है दृश्य होगा और दृश्य होने के साथ क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। वीरत्व, सेना, दुखी, श्याम। श्याम तो होगा नहीं क्योंकि श्याम एक वचन है, दृश्य तो है, एक वचन है जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दुखी ये भी नहीं होगा, वीरत्व ये भी नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेना, सेनाएं बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा,
हमें बताइएगा। और ये क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम नए नए वीडियो लेकर के आएँ जो आपके एग्ज़ाम को आसान कर दे। थैंक यू।